हेलो क्लास 12th। इस वीडियो में हम फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 2 एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, और आज का हमारा टॉपिक है कांग्रेस एज सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोएलिशन। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कांग्रेस जो है उसका ओरिजिन कब हुआ था। उसका ओरिजिन हुआ था इन द ईयर 1885, और जब ये ग्रुप बना था तब ये क्या था, एक ग्रुप था, एक प्रेशर ग्रुप था जिसमें क्या थे, अर्बन एलाइट के अच्छे जो एक होता है स्ट्रॉन्ग तबका होता है उसके लोग थे, जैसे कि हाईली एजुकेटेड प्रोफेशनल्स, कमर्शियल क्लासेस जो हैं, उन सब लोगों ने मिलकर जो है इस ग्रुप को फॉर्म किया था, बनाया था एज अ कांग्रेस पार्टी। अब क्या हो रहा था, ये जो कांग्रेस पार्टी है ये धीरे धीरे क्या कर रहा था, ट्रांसफॉर्म हो रहा था, चेंज हो रहा था, और एक मास पॉलिटिकल पार्टी के रूप में अपने आप को कन्वर्ट कर रहा था। और इसका डोमिनेशन जो है, प्रभाव जो है, वो भी पॉलिटिकल सिस्टम पे बढ़ता जा रहा था। तो कांग्रेस ने शुरुआत क्या की थी, कांग्रेस ने शुरुआत की थी एक ऐसी पार्टी से जहाँ पर अपर कास्ट के, अपर मिडिल क्लास के और अर्बन एलाइट के जो लोग हैं उनका ज़्यादा दबदबा था, उनका ज़्यादा जो है इंक्लूजन था। लेकिन जैसे जैसे कांग्रेस ने कोई मूवमेंट लॉन्च किया, कोई डिसओबीडियंस या सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया, वैसे वैसे उसमें चेंजेस आते गए। फॉर एग्जांपल एक स्वदेशी आंदोलन जो है कांग्रेस द्वारा चलाया गया था सन 1905 से 1907 तक। उसमें क्या हुआ, कांग्रेस ने जो है और लोगों को अपने साथ संगठन किया, अपने साथ कोएलेट किया। उसके बाद गांधी जी जो है वो कांग्रेस का हिस्सा बने। अब गांधी जी का मुद्दा क्या था, वो चाहते थे कि गरीब तबका जो है उनके रिगार्डिंग भी पार्टी में एक ऐसा कुछ हो कि उनके रिगार्डिंग भी वॉइस उठाई जाए, उनकी भी नीड्स को जो है पूरा ध्यान दिया जाए। तो क्या हो रहा था कि धीरे धीरे कांग्रेस का जो सोशल बेस है, जो कांग्रेस का एक ग्रुप है, वो वाइडन होता जा रहा था, एक्सपैंड होता जा रहा था। ये अलग अलग ग्रुप के लोगों को जो है क्या कर रहा था, मर्ज कर रहा था। अलग अलग यानी कि बहुत आप लगा लीजिए कि डाइवर्स ग्रुप, अलग अलग नेचर के जो ग्रुप थे, जिनके इंटरेस्ट भी क्या थे, कॉन्ट्राडिक्टरी, यानी कि जिनके इंटरेस्ट ऐसे थे कि आपस में क्लैश होने के चांस थे। एग्जाम्पल के ही हम बात करेंगे यहाँ पे कि किस किस ग्रुप के लोग वहाँ पर जुड़ रहे थे। फॉर एग्जाम्पल पीजेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट। अब एक इंडस्ट्रियलिस्ट जो है उसका मेन मोटिव क्या है, वो चाहता है मैक्सिमम प्रॉफिट एट मिनिमम कॉस्ट। मैक्सिमम प्रॉफिट और मिनिमम कॉस्ट में वो क्या चाहेगा कि जो गरीब तबका है, जो लेबर है, वो उसके लिए ज़्यादा काम करे, कम पैसे पे ज़्यादा काम करे। और इसके जो ऑपोजिशन में पीजेंट्स है, वो क्या चाहेंगे कि हमारे जो काम है उसके रिगार्डिंग हमें ज़्यादा पैसा मिले, हमारा जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो हमारे लिए रिलैक्सिंग हो, कंफर्टेबल हो। तो इस तरह से दोनों के इंटरेस्ट के आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी है, क्लैश है दोनों में, कि दोनों की जो नीड्स है वो एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट हैं। इसी तरह अर्बन ड्वेलर्स, विलेजर्स, वर्कर्स, ऑनर्स, मिडल, लोअर, अपर क्लास एंड कास्ट, इन सबके इंटरेस्ट आपस में कहीं ना कहीं क्या थे, ऑपोजिट नेचर के थे, कॉन्ट्राडिक्टरी थे। लेकिन स्टिल ये सारे ग्रुप जो हैं किसका पार्ट थे, कांग्रेस का पार्ट थे। अब क्या हो रहा था, कांग्रेस की लीडरशिप जो है वो भी एक्सपैंड होती जा रही थी। अब उसमें जो है और प्रोफेशनल्स के साथ साथ एग्रीकल्चर बेस्ड लीडर्स भी आ रहे थे, रूरल ओरिएंटेशन के लोग भी आ रहे थे, सोशल बेस्ड जैसे कि हमने पढ़ा वाइडन हो रहा था। इंडिपेंडेंस तक कांग्रेस ने अपने आप को, यहाँ पे एक टर्म यूज़ हुई है, रेनबो लाइक सोशल कोएलिशन के रूप में अपने आप को बिल्टअप कर लिया था, फॉर्म कर लिया था। अब यहाँ पे रेनबो टर्म क्यों यूज़ हुई है, रेनबो में भी क्या होता है, बहुत सारे रंग होते हैं, अलग अलग जो है कलर्स का एक कम्बिनेशन होता है रेनबो। इसी तरह कांग्रेस भी क्या कर रहा था, रिप्रेजेंट कर रहा था इंडिया की डाइवर्सिटी को, डिफरेंट क्लासेस को, कास्ट को, रिलीजन्स को, लैंग्वेजेस को और डिफरेंट इंटरेस्ट को। एक कोएलिशन हो गया था, किस नेचर का, सोशल कोएलिशन, जहाँ पर हर जो पार्टी जो है, हर ग्रुप जो है इंक्लूड किया जा रहा था और उनके इंटरेस्ट को भी बाकायदा इम्पोर्टेंस दी जा रही थी कांग्रेस पार्टी में। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आइडेंटिटीज़ मर्ज होने की। तो क्या हो रहा था, बहुत सारे ग्रुप्स जो हैं वो अपने आप को मर्ज कर रहे थे कांग्रेस के साथ, जो कि पहले, इनमें से कुछ ग्रुप ऐसे भी थे जो पहले ऐसा नहीं कर रहे थे, और कई ऐसे थे कि कंटिन्यू कर रहे थे अपने कांग्रेस के साथ अपने आप को एज अ ग्रुप या एज अ इंडिविजुअल जोड़कर। लेकिन स्टिल उनके जो वैल्यूज़ थी, उनकी जो आइडियोलॉजी थी, उनके जो व्यू पॉइंट थे वो क्या थे, वो टोटली डिफरेंट थे। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है अब कि हमने ऊपर क्या पढ़ा था, सोशल और आइडियोलॉजिकल कोएलिशन, हमने बात की सोशल कोएलिशन की, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं आइडियोलॉजिकल कोएलिशन की, विचार
तो यहाँ पर क्या हो रहा था, ऐसे लोग भी थे जिनके जो विचार है कांग्रेस के बिल्कुल ऑपोजिट थे, डिफरेंट बिलीव्स थे, लेकिन स्टिल वो कांग्रेस का हिस्सा थे। इससे कांग्रेस क्या बन रहा था, एक आइडियोलॉजिकल कोएलिशन में भी अपने आप को फॉर्म कर रहा था। अब यहाँ पर क्या था, यहाँ पर हर तरह के नेचर के लोग, हर नेचर के लोग को अकोमोडेट किया जा रहा था, फैसिलिटेट किया जा रहा था, चाहे वो रेवोल्यूशनरी है, चाहे पैसिफिस्ट है, कंजर्वेटिव, रेडिकल, एक्सट्रीमिस्ट, मॉडरेट, यानी कि काम नेचर, एग्रेसिव नेचर, रेवोल्यूशनरी नेचर, मॉडर्न थिंकिंग और मिडिल क्लास थिंकिंग, हर लेवल, हर नेचर के लोग को हर नेचर के लोगों को जो है एक्सेप्ट किया जा रहा था उनकी थिंकिंग को। जबकि देखिए थिंकिंग क्या है, विचार क्या है, बिल्कुल डिफरेंट हैं, स्टिल वो किसका हिस्सा है, कांग्रेस पार्टी का हिस्सा है। तो इससे हमने क्या समझा, एक आइडियोलॉजिकल कोएलिशन जो है वो बनते जा रहे थे। यहाँ पे आप एक टर्म पढ़ रहे हैं, राइट, लेफ्ट एंड ऑल शेड्स ऑफ द सेंटर। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि यहाँ पर जो राइट यूज़ किया गया है, राइट टर्म जो है वो एक्चुअली में डिपिक्ट करती है कैपिटलिस्ट को, इंडस्ट्रियलिस्ट को, और लेफ़्ट जो है वो रिप्रेजेंट करता है मजदूर, जो हमारे लेबर्स हैं, जो हमारे गरीब लोग हैं उनको। और ऑल शेड्स ऑफ सेंटर जो हम बात कर रहे हैं, इसमें वो लोग आते हैं जो कि कुछ जो हैं राइट के साथ इंक्लूडेड हैं, यानी कि कैपिटलिस्ट के साथ, कुछ सोशलिस्ट के साथ, वो जो हैं ऑल शेड्स ऑफ सेंटर, या फिर दोनों को ही वो सपोर्ट करते हैं। तो वो ऑल शेड्स ऑफ सेंटर यहाँ पर बात आई है। ओवरऑल हमने क्या पढ़ा है कि कांग्रेस जो है वो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका था बहुत सारे ग्रुप्स के लिए, इंटरेस्ट के लिए, और इवन ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए जो कि नेशनल मूवमेंट का हिस्सा बनना चाहती हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं इंडिपेंडेंस की, तो इंडिपेंडेंस जो है वो एक जाना या एक पार्टी जो है नहीं लेके आ सकता था। उसके लिए क्या चाहिए था, उसके लिए चाहिए था सपोर्ट, किसका, बहुत सारे अलग अलग नेचर के लोगों का। तो कांग्रेस ने यही जो है आइडिया जो है फॉलो किया कि चलो एक ऐसी पार्टी बनाते हैं जिसमें हर टाइप का ग्रुप होगा, हर टाइप के लोग होंगे, ताकि क्या किया जा सकेगा, एक प्रेशर बनाया जा सकेगा, एक अपने आप में एक स्ट्रेंथ बनाई जा सकेगी। बहुत सारी आइडियोलॉजी के, बहुत सारे सोशल कोएलिशन जब होगा तो पार्टी अपने आप में क्या बनेगी, स्ट्रांग बनती जाएगी, और इंडिपेंडेंस के जो चांस हैं उतने ही बढ़ते जाएंगे। जैसे कि अभी हमने बात की कि हर आइडियोलॉजी के लोग उसमें थे, तो वहाँ पर क्या हो रहा था, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज जो हैं बन रही थी, इफ़ेक्टिव स्ट्रैटेजीज इम्प्लीमेंट हो रही थी। अगर, और ऐसा भी नहीं था कि हर किसी को जो है उससे डिसओबे करना था, उससे डिसएग्री करना था। जो उस मूवमेंट को एग्री करता था मोस्ट वेलकम, जो नहीं एग्री करता था उसको भी पार्टी में उतनी ही वैल्यू दी जाती थी। अब क्या हुआ, प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में कांग्रेस जो है उन्होंने जो अपने आप को एक अच्छी पार्टी के रूप में फॉर्म कर लिया था। अब बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस और पार्टीज़ जो हैं वो क्या कर रही थी, वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, जैसे कि आपको पता है कि हर पार्टी का क्या होता था, अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता था, तो वो अपने ही कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जो हैं कांग्रेस का हिस्सा थी। हालांकि वो एक पार्टी थी, वो एक वेल डेवलप्ड पार्टी थी, उसका एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, उसका एक अपना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर था, लेकिन स्टिल उन्होंने अपने आप को किसके साथ मर्ज कर रखा था, कांग्रेस के साथ उन्होंने संगठन कर रखा था, और वो कांग्रेस का हिस्सा भी थी। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि कांग्रेस की जो इम्पोर्टेंस है वो एज अ आइडियोलॉजिकल और सोशल कोएलिशन कितनी इम्पॉर्टेंट थी। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि अब फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा था एक सोशलिस्ट पार्टी के बारे में। सोशलिस्ट पार्टी किससे निकली है, किससे बनी है, कांग्रेस पार्टी से। पहले वो पार्टी जो है कांग्रेस में ही थी, लेकिन एक टाइम आया इंडिपेंडेंस के बाद जब कांग्रेस ने क्या कहा कि ड्यूल मेंबरशिप जो है वो कोई भी पार्टी नहीं रखेगी। एज अ रिज़ल्ट सोशलिस्ट पार्टी को अपने आप को जो है अलग करना पड़ा था कांग्रेस पार्टी से, और उसमें बाद में जो है सेपरेशन हो गया, और कांग्रेस की एक ऑपोजिशन पार्टी के तौर पे जो है सोशलिस्ट पार्टी बन चुकी थी। अब इससे हम क्या पढ़ रहे हैं कि इतने सारे डिफरेंसेस, इतने सारे मेथड्स, प्रोग्राम्स के बाद भी जो है पार्टी ने क्या किया, पार्टी ने अपने आप को मेंटेन किया और अपने आप को एज अ स्ट्रॉन्ग पार्टी उन्होंने बिल्टअप भी किया। सो दिस वाज ऑल अबाउट एज अ सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोएलिशन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक पार्टी की जिसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। सो यहाँ पे हम बात करेंगे ऑफ द ईयर 1920। इन द ईयर 1920 कम्युनिस्ट ग्रुप जो है वो इंडिया में
इमर्ज होने शुरू हो गए डिफरेंट पार्ट्स में। अब ये इंस्पिरेशन कहाँ से आई थी? ये इंस्पिरेशन एक्चुअली आई थी रशिया से। रशिया में एक बॉल्शेविक रेवोल्यूशन जो है चलाया गया था, जो कि किसको फेवर करता था? सोशलिज्म को। उनके हिसाब से वो सोशलिज्म को प्रमोट करना चाहते थे, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग जो था, क्या था, सोशलिज्म जो है हर प्रॉब्लम का एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन था। एक ऐसी प्रॉब्लम जो कि उनकी कंट्री को अफेक्ट कर रही थी, उसका जो सॉल्यूशन है, उसका सॉल्यूशन बोल्शेविक रेवोल्यूशन के अंडर क्या माना गया था? सोशलिज्म जो है माना गया था। अब फ्रॉम द ईयर 1935 कम्युनिस्ट जो है उन्होंने क्या किया? उन्होंने, हमारे इंडिया की मैं बात कर रही हूँ, अब ईयर 1935 से कम्युनिस्ट जो कि काम कर रहे थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ। पहले जो सीपीआई थी वो भी इंडियन नेशनल कांग्रेस का ही हिस्सा थी और उनके साथ काम कर रहे थे। लेकिन एक टाइम आया जो कि था ऑफ द ईयर 1941, उन्होंने क्या किया? उन्होंने डिसाइड किया कि हम अपने आप को कांग्रेस से अलग करेंगे। दे टुक अ पार्टिंग वेज। तो दिसंबर 1941 में कम्युनिस्ट ने जो है ये डिसाइड किया कि जी हम तो क्या करेंगे, ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करेंगे इन वर्ल्ड वॉर 2। अब वो क्या चाहते थे? वो चाहते थे ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करना नाजी जर्मनी के वॉर में। अब क्या हो रहा था जी, बाकी की जो नॉन कांग्रेस पार्टीज़ थी, यानी कि जो अब जैसे सीपीआई है, सीपीआई ने अपने आप को सेपरेट कर लिया, तो वो भी एज अ ऑपोजिट पार्टी जो है कांग्रेस के स्टैंड हो गई। डिसाइड उन्होंने क्या किया? ब्रिटिश पॉलिसीज़ को सपोर्ट करने का, फॉलो करने का, जो कि लॉन्ग रन में बहुत ज़्यादा पॉसिबल या सक्सेसफुल नहीं था। अब उससे नेक्स्ट क्या हुआ? एक्चुअली अगर देखा जाए मैकेनिज्म की अगर मैं बात करूं, तो सीपीआई जो है, सीपीआई कांग्रेस की तरह ही एक बहुत ही अच्छी, यहाँ पे एक टर्म यूज़ हुई है, वेल ऑयल्ड पार्टी। सीपीआई भी जो है वो भी एक बहुत ज़्यादा वेल ऑयल्ड मशीनरी या वेल ऑयल्ड पार्टी जो थी, इसका मैकेनिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। देखिए स्ट्रॉन्ग था तभी सीपीआई जो है कांग्रेस के बाद अपने आप को स्टैंड करवा पा रही थी। अगर आपको याद हो, आपने पढ़ा था कि आफ्टर कांग्रेस सीपीआई जो है वो क्या थी? वो सेकंड पोजीशन पे थी कांग्रेस के बाद। तो सीपीआई जो है उसका आप इमेजिन कर सकते हैं कि उसका सिस्टमैटिक जो है, उसका मैकेनिज्म जो है वो कितना स्ट्रांग होगा। और अगर आपको याद हो, अभी हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था केरला इलेक्शन, जहाँ पर सीपीआई ने कांग्रेस को नॉकआउट करके अपना प्लेस बना लिया था। तो इसका मतलब है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन पार्टी जो है सीपीआई थी एज़ कम्पेयर टू कांग्रेस। अब उन्होंने क्या किया जी? उन्होंने अपने आप को सेपरेट कर लिया, सीपीआई बन गया। इंडिपेंडेंस के टाइम उन्होंने क्या किया? डिफरेंट टाइप ऑफ इश्यूज़ को जो है उन्होंने धीरे धीरे बढ़ावा देना शुरू कर दिया कि जी कांग्रेस जो है वो अलग स्ट्रैटेजीज यूज़ कर रहे हैं, ये जो आपको इंडिपेंडेंस मिली है, क्या ये इंडिपेंडेंस जेन्युइन भी है, क्या ये दिखावा तो नहीं है, ये जो इंडिपेंडेंस है कहीं ये कांग्रेस की कोई प्री प्लान स्ट्रैटेजी तो नहीं है। इस तरह के इश्यूज़ को उन्होंने रेज़ करना शुरू कर दिया अगेंस्ट कांग्रेस। अब क्या हो रहा था? इंडिपेंडेंस के बाद पार्टी जो है उसने थोड़ा सा एग्रेसिव रोल जो है टर्न कर लिया। किसने? सीपीआई ने। सीपीआई ने सोचा कि जी ऐसा करते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ जो पावर है जो 1947 में इंडिपेंडेंस हुआ था वो सही नहीं है, वो एक्चुअली में फॉल्टी है, फ्रॉड है। तो इसकी वजह से उन्होंने तेलंगाना में वॉयलेंट अपराइजिंग्स जो हैं, क्लैशेस जो हैं, वॉयलेंस जो है शुरू कर दिया, रेवोल्यूशन ऐसे शुरू कर दिए जिसकी वजह से क्या हो रहा था? वॉयलेंस हो रहा था, इकोनॉमी ख़राब हो रही थी, तेलंगाना जो है अफेक्ट हो रही थी। अब देखा जाए तो एक ऐसा वॉयलेंट रेवोल्यूशन जिससे कि आम जनता जो है डिस्टर्ब होगी, वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग रन में नहीं चलता। आप कहीं भी नोटिस कर लीजिए, कहीं भी आप स्टडी कर लीजिए, आम जनता के पास क्या है? बहुत पावर है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने पार्टी को सपोर्ट ना करके पार्टी को एक सेटबैक दे दिया, एक स्लैप दे दिया कि ओके वी आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट यू, जिसकी वजह से कम्युनिस्ट पार्टी को क्या फेस करना पड़ा? कम्युनिस्ट पार्टी को जो है फेलियर का सामना करना पड़ा। वो फेल हो गए एक अपनी पोजीशन बनाने में, और उनको जो है आर्म्ड फोर्सेस ने इंडिया की क्रश कर दिया, उनकी पोजीशन को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। अब क्या हुआ? कम्युनिस्ट पार्टी ने बैठ के सोचा कि जी ये क्या हो गया, हम तो चाह रहे थे कांग्रेस को एक टक्कर देने का, लेकिन हमारी स्ट्रैटेजीज तो हम पे ही उल्टी पड़ गई। उन्होंने रीथिंक किया अपने आप को और 1951 में उन्होंने दोबारा से कम बैक किया। बट इस टाइम कम्युनिस्ट पार्टी जो है उन्होंने वॉयलेंट रेवोल्यूशन के पाथ को अबंडन लीव कर दिया था, छोड़ दिया था, और उन्होंने डिसाइड किया था कि वो अगले जनरल इलेक्शन को अप्रोच करेंगे ऑन विच पॉलिसी
बेस्ड ऑन सोशलिस्ट पॉलिसी, यानी कि लोगों का जो है वेलफेयर वो करेंगे और जनरल इलेक्शन में कांग्रेस को एज अ ऑपोजिशन टक्कर देंगे। अब क्या हुआ, उन्होंने अपने आप को काइंड ऑफ रिफॉर्म किया, उन्होंने अपने आप को चेंज किया, उन्होंने जनरल इलेक्शन में अपने आप को अप्रोच किया। पहले जनरल इलेक्शन में सीपीआई ने जीती 16 सीट्स और एज अ लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी, जो कि मैं आपको अभी बता रही थी, सेकंड ऑपोजिशन पार्टी जो है कांग्रेस की, वो बनकर इमर्ज हुए। पार्टी का जो सपोर्ट है वो कहाँ से आ रहा था, बेसिकली आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल और बिहार और केरला से। यहाँ पे आपको लीडर्स गिवन हैं, नोटेबल लीडर्स के नेम्स आपको गिवन हैं, ए के गोपालन, एस ए डांच, पीसी जोशी, अजय घोष, पी सुंदर्य, ये सारे जो हैं उसके नोटेबल लीडर्स थे। पार्टी ने जो है दोबारा से एक मेजर स्प्लिट जो है फेस किया 1964 में, और तब क्या हुआ, एक आइडियोलॉजिकल डिवीज़न जो है उनके बीच में हुआ। सोवियत, और इसका जो दोबारा से इंस्पिरेशन आया वो कहाँ से आया, सोवियत यूनियन और चाइना से, जैसा सिस्टम वहाँ पे फॉलो हो रहा था, क्योंकि बेसिकली सोवियत यूनियन और चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी ही चलती हैं, तो वहाँ पे वो उनकी स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो कर रहे थे। अब क्या हो गया था कि जो लोग तो फॉलो कर रहे थे सोवियत यूनियन की स्ट्रैटेजीज़ को, उनका तो जो इमर्जेंस हुआ वो हुआ एज अ सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। अब जो लोग फेवर कर रहे थे चाइना को, उनका इमर्जेंस हुआ इन द फॉर्म ऑफ सीपीआई एम। तो इस तरह जो है दोनों पार्टीज़ ने जो है अपने आप को इमर्ज किया और कंटिन्यू कर रहे हैं एज इन दिस फॉर्म, सीपीआई और सीपीआई एम। हमारा अगला टॉपिक है टॉलरेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ फैक्शंस। बात करेंगे सबसे पहले फैक्शंस क्या होता है। फैक्शंस होते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रुप्स जिनका नेचर क्या होता है, डिफरेंट होता है। और अभी हमने बात की थी कांग्रेस क्या थी, कांग्रेस जो है कोalition थी बहुत सारे डाइवर्स नेचर ऑफ ग्रुप्स की। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कोalition जो है वो एक तरह से क्या होता है, वो एक ऐसा एक गठबंधन होता है जिसमें सभी पार्टीज़ को क्या किया जा रहा था, कांग्रेस द्वारा सपोर्ट किया जा रहा था। और ये क्या कर रहा था, ये कांग्रेस को डे बाय डे स्ट्रॉन्ग बना रहा था, स्ट्रेंथ दे रहा था। सबसे पहले कोalition ने क्या किया, कैसे फैसिलिटेट किया, जो भी ज्वाइन कर रहे थे, जो भी ग्रुप्स जो हैं पार्टी को ज्वाइन कर रहे थे, उन्हें क्या मिल रही थी, उन्हें फैसिलिटी मिल रही थी। लेकिन कांग्रेस के लिए एक बहुत ज़्यादा जो है एक मेन पॉइंट था बैलेंस बनाने का, क्योंकि कांग्रेस में क्या है, कांग्रेस में हर नेचर ऑफ ग्रुप जो है इंक्लूडेड था। जैसे कि हमने पढ़ा था रेवोल्यूशनरी, एक्सट्रीमिस्ट, पैसिफिस्ट, रेवोल्यूशनरी, सारे ये लोग जो हैं कांग्रेस का हिस्सा थे। अब कांग्रेस जो है हर तरह से अपने आप को एक बैलेंस बनाकर चल रहा था, ना तो वो कोई एक्सट्रीम डिसीज़न ले पा रहा था, ठीक है, ना ही वो कोई बहुत ही ज़्यादा लीनियंट डिसीज़न पे ज़्यादा ध्यान देता था, क्योंकि अगर दोनों में से किसी को भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी तो क्या हो जाता, ग्रुप में ही कांग्रेस पार्टी के इन बिटवीन जो है प्रॉब्लम अराइज हो जाती। फॉर एग्जाम्पल कांग्रेस में जो है अमीर लोग भी थे। अब अगर बात की जाती अमीर लोगों को सपोर्ट करने की, तो दूसरा ग्रुप जो है वो अपने आप को एक्सप्लॉइटेड फील करता। और अगर जो है गरीबों की बात की जाती, सारा टाइम गरीबों के ही मुद्दे रखे जाते, तो जो दूसरा यानी कि ऑपोजिट ग्रुप जो है वो अपने आप को एक्सप्लॉइटेड फील करता। तो कांग्रेस क्या कर रहा था, कांग्रेस जो है बहुत ही एक बैलेंस के साथ, एक बहुत ही लेवल के अकॉर्डिंग अपने आप को चला रहा था, और हर तरह के इशू पे जो है एक अच्छा स्ट्रैटेजी जो है बनाई जा रही थी। अब क्या किया जा रहा था, कॉम्प्रोमाइज़ और इंक्लूसिवनेस, ये क्या है, कोalition के बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। देखिए कॉम्प्रोमाइज़ से हम बात कर रहे हैं कि अगर सारी पार्टीज़ हैं तो ऐसा तो नहीं है कि जो भी डिसीज़न होगा वो सभी पार्टीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, कुछ पार्टीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ रहा था। इंक्लूसिवनेस की हम बात कर रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं कि जब भी कोई डिसीज़न लिया जाता था एज अ कोalition, एज अ पार्टी, तो क्या किया जाता था, सभी ग्रुप्स को जो है बराबर का इंक्लूड किया जाता था पार्टी के हर फैसले में। तो अब क्या हो रहा था, ये जो स्ट्रेटजी है ये असल में कांग्रेस के लिए तो बहुत अच्छी थी, क्योंकि कांग्रेस को इससे क्या मिल रही थी, स्ट्रेंथ। लेकिन ऑपोजिशन पार्टी जो हैं वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। अब ऑपोजिशन पार्टी क्या करती है, वो हमेशा पॉइंट आउट करती है रूलिंग पार्टी के वीकनेस पे। वो ऐसे इशू उठाती है कि जी रूलिंग पार्टी जो है ये कर रही है, ऐसे ऐसे वो मुद्दों को, वॉइसेस को रेज करते हैं जिसमें रूलिंग पार्टी जो है कमज़ोर है। लेकिन कांग्रेस में ऐसा कोई पॉइंट था ही नहीं, क्योंकि कांग्रेस में तो हर ग्रुप था, हर नेचर ऑफ ग्रुप वहाँ पे एग्जिस्टिंग था, तो उन्हें कोई ऐसा कोई डिफरेंस या ऐसा कोई इशू मिल ही नहीं पा रहा था ऑपोजिशन पार्टी को जिस पे वो अपने आप को कांग्रेस का अल्टरनेट शो कर सके, क्योंकि कांग्रेस अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज जो है बन चुका था, एक ऐसा मास जो है वो पॉलिटिकल पार्टी बन चुकी थी।
अब क्या हो रहा था, हर तरह के ऑपोजिशन से जो उनको जो भी उनकी स्ट्रैटेजीज बन रही थी वो उसको बहुत अच्छे से डील कर रहे थे। ऑपोजिशन पार्टी जो है वो जो भी कहते थे उसका एक सॉल्यूशन जो है ऑलरेडी कांग्रेस के पास बिल्टअप होता था। सेकेंडली क्या हो रहा था, पार्टी में एक जो कोalition हुआ था उसमें टॉलरेंस का भी एक इंक्लूजन जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। बहुत सारे इंटरनल डिफरेंसेस थे पार्टीज़ के बीच में, हर ग्रुप का एक अपना एम्बिशन था। अब क्या किया जा रहा था, हर किसी ग्रुप को एक अकोमोडेशन दिया जा रहा था, फैसिलिटी दी जा रही थी। कांग्रेस ने इन दोनों चीज़ों को जो है बहुत बैलेंस कर रखा था। ऐसा नहीं था कि कोई भी पार्टी है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही थी या किसी पार्टी को इग्नोर किया जा रहा था। सभी डिफरेंसेस को जो है बहुत मद्देनज़र रख के हर डिसीज़न लिया जाता था। कांग्रेस ने इन दोनों चीज़ों का जो है यूज़ किया फ्रीडम स्ट्रगल के लिए, और अपने आप को इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस भी एज अ स्ट्रॉन्ग पार्टी उन्होंने कंटिन्यू किया। दैट इज़ वाई इवन इफ़ अ ग्रुप वॉज नॉट हैप्पी विद द पोजीशन ऑफ द पार्टी, या फिर वो अपनी शेयर के साथ खुश नहीं थे, स्टिल वो पार्टी का हिस्सा थे, वो उसी पार्टी में थे। दे एक्चुअली रिमेन्ड इन द पार्टी एंड फाइट द अदर ग्रुप्स। वो ये नहीं, अगर किसी ग्रुप को लगता भी था कि जी हमारी बात को नहीं सुना जा रहा है, तो उनका टॉलरेंस जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग था, उनका मैनेजमेंट लेवल जो है पार्टीज़ का इतना स्ट्रॉन्ग, उनका बिल्टअप जो है इतना स्ट्रॉन्ग बन चुका था कि वो उस पार्टी को लीव ना करके, लेफ्ट ना करके, बल्कि उसी पार्टी के साथ अपने आप को कंटिन्यू कर रहे थे। अब क्या हो रहा था कि जो ऑपोजिशन है वो इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न हो रहा था, क्योंकि देखिए अगर क्या होगा, अगर कोई ग्रुप जो है कांग्रेस की पार्टी को लेफ्ट करेगा तो वो क्या बनेगा, ऑपोजिशन बनेगा। लेकिन ऐसा हो ही नहीं रहा था। इतना ज़्यादा जो है कांग्रेस ने अपने आप को वेल बिल्टअप कर रखा था इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट एंड इन टर्म्स ऑफ टॉलरेंस, कि कोई पार्टी अगर जिसको प्रॉब्लम होती भी थी तो स्टिल वो कांग्रेस का ही हिस्सा बनकर खुश थी। ग्रुप्स जो थे पार्टी के बीच में, जैसे कि अभी मैंने बताया फैक्शंस किसे कहा जाता है, अलग अलग ग्रुप्स को, अलग अलग नेचर ऑफ ग्रुप्स को जो है फैक्शंस कहा जाता है। कोalition नेचर तो था कांग्रेस का, उसने क्या किया, उसने टॉलरेट किया, इवन एनकरेज किया डिफरेंट सभी ग्रुप्स को। और इनमें से कुछ जो ग्रुप्स थे वो आइडियोलॉजिकल कंसिडरेशन यानी कि अपने विचारों पर भी वो क्या थे, बहुत ज़्यादा अड़े हुए थे। क्योंकि क्या हो रहा था, फैक्शंस जो हैं कभी कभार उनके पर्सनल एम्बिशंस, उनके जो राइवलरीज, उनकी जो दुश्मनी थी वो क्या थी, बहुत ज़्यादा थी किसी किसी के साथ पर्टिकुलरली, लेकिन स्टिल उनका टॉलरेंस लेवल जो है वो उन्हें बहुत हेल्प कर रहा था। अब क्या हो रहा था, ये जो पार्टी का एक कोalition था और जो पार्टी का एक टॉलरेंस और अच्छा मैनेजमेंट था, ये पार्टी को क्या कर रहा था, स्ट्रॉन्ग बना रहा था। इंटरनल फैक्शनलिज्म जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को स्ट्रॉन्ग बना रहा था, वीक नहीं बना रहा था। वहाँ पर क्या था, वहाँ पर एक सभी पार्टीज़ के लिए जो है एक रूम था कि अपने आकर अपने विचार रखिए, डिबेट करिए एक दूसरे से, अपने विचार खुल के रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, सब आपको सुनेंगे। किसी की भी आवाज़ को दबाया नहीं जा रहा था, सबको इक्वल इम्पॉर्टेंस दी जा रही थी, सबके व्यू पॉइंट को इक्वल मौका, इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जा रही थी। यानी कि जो लीडर्स जो हैं वो डिफरेंट आइडियोलॉजी को और इंटरेस्ट को जो रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनको भी कांग्रेस में जो है इक्वल इम्पॉर्टेंस दी गई। उनको मतलब इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया गया था, उनको इतना ज़्यादा अटैच कर दिया गया था कि अगर उनकी बात को नहीं भी सुना जाता था तो वो क्या करते थे, एडजस्ट करते थे, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते थे, लेकिन पार्टी को छोड़कर नहीं जाते थे। एज अ ऑपोजिशन नई पार्टी के रूप में वो अपने आप को फॉर्म नहीं करते थे। डिफरेंट फैक्शंस जो हैं वो डिफरेंट आइडियोलॉजिकल पोजीशंस को जो हैं बिल्टअप कर रहे थे, और इतने सारे ग्रुप्स, इतने सारे डाइवर्स नेचर ऑफ ग्रुप्स जब एक कांग्रेस का हिस्सा बन चुके थे, और जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि कांग्रेस जो है डे बाय डे स्ट्रांग बनती जा रही थी, फाइनली क्या हुआ, कांग्रेस ने अपने आप को एक ग्रैंड सेंट्रिस्ट पार्टी के रूप में जो है बिल्टअप कर लिया था। अदर पार्टीज़ क्या थी, अदर पार्टीज़ जो थी वो ट्राई कर रही थी कि इन ग्रुप्स को जो है, इन फैक्शंस को जो है हम क्या करें, इन्फ्लुएंस करें, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो उनके पॉलिसीज़ और डिसीजन मेकिंग्स जो थे उनको अटैक करने की कोशिश कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ मार्जिन्स। मार्जिन्स का मतलब होता है ऐसे पॉइंट्स जो कि कुछ कमियां उस ग्रुप की, जिसको जो है वो क्या कर सके, रेज कर सके, उसका पॉइंट बना के जो है जनता के आगे रख सकें,
ताकि वो अपने आप को कांग्रेस का अल्टरनेटिव शो कर सके कि हाँ जी देखिए कांग्रेस में ये कमी है, तो इसका अल्टरनेटिव कौन है, इसका अल्टरनेटिव हम हैं, आप हमें वोट करिए, हम ये दिक्कत को दूर करेंगे। अब क्या हो चुका था एक्चुअली में, ये मार्जिन्स भी उनके लिए काम नहीं कर रहे थे। कांग्रेस इतनी स्ट्रांग थी कि वो ऑपोजिशन को कोई मौका ही नहीं दे रही थी किसी भी तरह से अपने आप को अल्टरनेट दिखाने का। उल्टा अब उनके पास क्या हो गया था, ऑपोजिशन पार्टीज़ जो हैं वो क्या कर रही थी, वो कंटिन्यूटी में जो हैं प्रेशराइज कर रहे थे, क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, इन्फ्लुएंस कर रहे थे फैक्शंस को कांग्रेस के। लेकिन ये जो बैलेंसिंग मैकेनिज़्म है, जो रूलिंग पार्टी के बीच में बैलेंसिंग मैकेनिज़्म है, ये इतना स्ट्रॉन्ग था कि अफेक्ट हो ही नहीं पा रहा था। पॉलिटिकल कंपटीशन जो है वो क्या हो रहा था, कांग्रेस के बीच में जो है कहीं ना कहीं शुरू हो चुका था। यानी कि जो पहला डिकेड था इलेक्टोरल कंपटीशन का, उसमें कांग्रेस ने क्या किया, अपने आप को एज अ रूलिंग पार्टी भी और एज अ ऑपोजिशन भी अपने आप को उन्होंने रन किया। कैसे, कांग्रेस में बहुत सारी पार्टीज़ थी, तो कांग्रेस में जो है रूलिंग पार्टी भी थी और उससे कट कट के जो है नई ऑपोजिशन पार्टीज़ भी बिल्टअप हो रही थी। तो अभी हमने पूरा मैकेनिज़्म पढ़ा कि कांग्रेस जो है वो कैसे सोशली बहुत स्ट्रांग थी, आइडियोलॉजिकली बहुत स्ट्रांग थी, उसका मैनेजमेंट लेवल कितना स्ट्रांग था, टॉलरेंस लेवल कितना स्ट्रांग था। बेसिकली इसी सभी पॉइंट्स की वजह से जो है ये जो पीरियड था इंडियन पॉलिटिक्स का, इसे क्या कहा जाता है, कांग्रेस सिस्टम, जो कि इस चैप्टर के बारे में हम एक्चुअली पढ़ रहे हैं, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। तो मेरे ख्याल से आपको जो है थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि वो वन पार्टी कांग्रेस जो है कैसे अपने आप को इतना डोमिनेट जो है, कैसे उन्होंने इतने लॉन्ग रन में जो है अपने आप को इतना इफेक्टिव पार्टी बिल्टअप किया। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर फर्दर इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एवरीवन।